स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राजधर्म और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। राजधर्म में आज 3 बड़ी खबरें हैं। योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे के बाद कैसे चुनाव में पोस्टर वॉर शुरू हो गया, इस पर भी चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, डिटेल से आपको जानकारी देंगे। योगी ने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे ने विरोधियों को नर्वस कर दिया। बटेंगे तो कटेंगे का काउंटर करने के लिए अखिलेश यादव आए दिन नए नए पोस्टर्स, नए नए नारे लॉन्च कर रहे हैं। राजधर्म में दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में जमीयत का सम्मेलन, इस पर भी बात होगी। वक्फ संशोधन बिल के बहाने जमीयत कैसे मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, मंच से क्या क्या तकरीरें दी जा रही हैं, क्या क्या तकरीरें हो रही हैं, सब कुछ आपको दिखाएंगे। इसके अलावा ये भी दिखाएंगे कि छठ से पहले कैसे रेल में मुसाफिरों का रेला लग गया है। लोग अपने अपने घरों में जाने के लिए बेचैन हैं और कैसे रेलवे स्टेशन में भीड़ लग रही है, इसके बारे में भी विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर जान लीजिए, जम्मू कश्मीर में चुनाव से बौखलाए आतंकियों ने फिर वारदात को अंजाम दिया है। थोड़ी देर पहले संडे मार्केट पर ग्रेनेड अटैक हुआ है। जिस जगह ये ब्लास्ट हुआ है वहां पे टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर के पास है और इसमें 10 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। ये श्रीनगर में 2 दिन में दूसरा आतंकी हमला है और कल ही श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के आतंकी को मार गिराया था। आपको बता दें कल भी एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सफलता भी पुलिस को हाथ लगी थी। और मेरे सहयोगी मंजूर मीर और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। और ये जो आतंकी हमला हुआ है, पहले इसके बारे में आप जान लीजिए। श्रीनगर में ग्रेनेड अटैक किया गया है जिसमें 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के बाहर ये धमाका हुआ है। आज चूंकि छुट्टी का दिन है, संडे, और वहां पर संडे मार्केट लगता है। उसी संडे मार्केट को जहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ आज के दिन होती है, उसे टारगेट किया गया है, ग्रेनेड अटैक किया गया है जिसमें 10 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर मिल पा रही है। श्रीनगर में 2 दिन में ये दूसरा आतंकी हमला। आपको बता दें इससे पहले कल भी एक अटैक हुआ था जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर आई थी और आज एक बार फिर से ग्रेनेड अटैक हुआ है जिसमें 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हालांकि इलाके पर नाकेबंदी कर दी गई है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। कल लश्कर कमांडर ढेर भी हुआ था। आपको बता दें बड़ी सफलता जो ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया था उसमें हाथ लगी थी। मंजूर मीर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मंजूर, क्या है ताजा हालात, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे हमले को लेकर? देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है। ये श्रीनगर का टीआरसी ग्राउंड है, उसी के पास में एक बहुत बड़ा संडे मार्केट लगता है। यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के कई बड़े पिकेट्स हैं। तो उसी दौरान करीबन 2 बजे के आसपास एक ग्रेनेड फेंका गया, क्योंकि हजारों की तादाद में संडे के दिन लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, खरीदारी संडे मार्केट में करते हैं। एक बहुत बड़ा मार्केट लगता है और उसी दौरान जो है ग्रेनेड निशाने से चूक जाने की वजह से बीच सड़क में फटा और 10 से ज्यादा लोगों के अब तक घायल होने की खबर जो है वो बताई जा रही है। लेकिन जिस तरह से भीड़ इस इलाके में संडे के दिन देखी जाती है उससे शायद घायलों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक फिलहाल 10 से 12 लोग जो है वो घायल हुए हैं। लेकिन इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू करके फरार मिलिटेंटों की तलाश जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू कर दी है। आप ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये टीआरसी का मेन चौक है और इसी चौक के आसपास में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बल के जवानों की यहाँ पर तैनाती की गई है और यही वो स्पॉट है जहाँ पर ग्रेनेड से जो है हमला किया गया है। और इसके बाद आप देख सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे एरिया का कॉर्डन ऑफ किया है और फरार मिलिटेंटों की तलाश जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। जी जरा ये भी बताइए मंजूर, जिस तरह से लगातार गैर कश्मीरियों को टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किलिंग, और अब भीड़ भाड़ वाले इलाकों को भी टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, क्या आतंकियों ने अपना जो हमले का पैटर्न है वो चेंज कर लिया? क्या सुरक्षा बलों के पास, जम्मू कश्मीर पुलिस के पास पहले से किसी तरह के हमले के इनपुट्स थे? देखिए, मिलिटेंटों के लिए इस तरह के टारगेट्स करना बेहद आसान होता है और एक तो वो आसानी से फरार हो जाते हैं, दूसरा भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं। और जिस जगह पर ये ब्लास्ट हुआ है ये एक सबसे व्यस्त बाजार माना जाता है, लाल चौक से सटा हुआ ये इलाका है। हजारों की तादाद में आज संडे के दिन यहाँ पर लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच जाते हैं। न सिर्फ श्रीनगर शहर से बल्कि कश्मीर के हर जिले से लोग संडे के दिन जो है यहाँ आते हैं, खरीदारी करते हैं, क्योंकि संडे मार्केट में यहाँ पर सस्ते दामों पर कपड़े और हर चीज जो है वो मिल जाती है।
और उसी का फायदा उठाकर मिलिटेंटों ने जो है इस बड़े बाजार में ग्रेनेड से हमला किया और फिर आसानी से फरार होने में कामयाब भी हो गए। लेकिन इस घटना के बाद सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है और आसपास में जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं उससे भी ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मिलिटेंट जो है वो कहां से आए थे और किस जगह पर उन्होंने हमला करके जो है फरार का रास्ता इख्तियार किया है। तो ये सारी चीजें हैं, ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन फिलहाल संडे मार्केट में जो है सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और पूरा एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। मंजूर, आप आगे भी नजर बनाकर रखिएगा, जो भी अपडेट होंगे हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन देखिए, अब आतंकियों ने हमले का पैटर्न थोड़ा बदल दिया है, भीड़भाड़ वाले इलाकों को टारगेट कर रहे हैं। इससे जुड़ी जो भी अपडेट होगी हम आपको देते रहेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर की बात करेंगे, बात जमीयत के सम्मेलन की कर रहे हैं। एक तरफ हिंदुओं से ये कहा जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, एकजुट रहेंगे तो नेक रहेंगे, तो दूसरी तरफ जमीयत उलमाए हिंद मुसलमानों को वक्फ संशोधन बिल का डर दिखाकर उन्हें एकजुट करने की कोशिश कर रही है। थोड़ी देर पहले दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जमीयत का बड़ा सम्मेलन हुआ है। कन्वेंशन में देश भर के सैकड़ों मुसलमान जमा हुए। दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल अरशद मदनी से लेकर सैकड़ों उलेमा यहां पर आए हुए हैं। टीडीपी के उपाध्यक्ष नवाब जान भी जमीयत के इस प्रोग्राम में पहुंचे। वैसे तो जमीयत के सम्मेलन का कई एजेंडा अलग अलग था, लेकिन आज सबसे ज्यादा जिस किसी मुद्दे पर जोर दिया गया था वो था मोदी सरकार का वक्फ संशोधन बिल। वक्फ संशोधन बिल के बहाने मंच से मौलाना मोदी विरोधी माहौल बना रहे थे। किसने क्या कहा, क्या बोला, मोदी सरकार में शामिल चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के उपाध्यक्ष नवाब जान मुसलमानों से क्या वादा करके गए, सब कुछ मैं आपको आगे दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले सुन लीजिए आप, दिल्ली में हुए जमीयत के आज के सम्मेलन का एजेंडा क्या था। तो पहले एजेंडे की मैं बात कर रही हूं। पहला एजेंडा यह था इस सम्मेलन का कि देश में बढ़ती धार्मिक कट्टरता। दूसरा एजेंडा अराजकता और सांप्रदायिकता। तीसरा जो एजेंडा था मुस्लिम पर्सनल लॉ में सरकार का दखल। चौथा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जिसका मैंने अभी अभी जिक्र किया। और पांचवा पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी का विरोध। छठा संविधान को खत्म करने की साजिश पर मंथन इस सम्मेलन में किया जाएगा। जब से मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया है, तब से मौलाना की बेचैनी बढ़ी हुई है। आज के जमीयत के सम्मेलन में भी यही दिखा। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बहाने मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की गई। दुहाई दी गई कि अगर यह बिल पास हो गया तो मुसलमानों की मस्जिदें, दरगाहें, कब्रिस्तान, इमामबाड़ा कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा, सब पर कब्जा हो जाएगा। आज मंच से जो तकरीरें हुई उसका पहला मतलब यही निकल कर आया कि वक्फ के बहाने मुसलमानों को एकजुट किया जाए। दूसरा, नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों के अंदर गुस्सा भर दिया जाए। और तीसरा, चुनाव में मुस्लिम वोट को बंटने से रोका जाए। मौलाना अरशद मदनी ने अपनी तकरीर में बार बार इस बात को दोहराया कि कुछ भी हो जाए मुसलमान मोदी सरकार के इस कानून को किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेगा। सुनिए जरा। औकाफ को हड़पना चाहते हैं। हमारी मस्जिदें इसी दिल्ली के अंदर 400-400, 500 साल की मस्जिदें हैं, जिसमें जमीयत उलमा का दफ्तर बना हुआ है। अब्दुल नबी अकबर के जमाने की मस्जिद है। और कितनी मस्जिदें जिनके पास औकाफ, अल्लाह अकबर, लाखों करोड़ के औकाफ हैं। जौनपुर में जाकर के देखो कैसी मस्जिदें हैं, दिल्ली के कुर्ब जवार में देखो कितनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं। हिंदुस्तान का वो तबका जो इन मसाजिद के औकाफ को हड़प करना चाहता है, कहता है अगर किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? कानून ये था कि जो मस्जिद बनी है, जो वक्फ पर बनती है, वो वक्फ है। आपको क्या दर्द है? क्या आप उस वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहते हो। हम इसको कबूल नहीं करते। औकाफ
हमारे आबा और अजदाद के किए हुए हैं। औकाफ अल्लाह की मिल्कियत में दिए हुए हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं, आप उनकी हिफाजत कीजिए, इसलिए कि हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, हम बाहर से आए हुए नहीं हैं। अगर हिंदू गूजर है, मुसलमान भी गूजर है। अगर हिंदू जाट है, मुसलमान भी जाट है। अगर हिंदू राजपूत है, मुसलमान भी राजपूत है। जाओ देखो कश्मीर के अंदर, अगर हिंदू भी रहमन है, मुसलमान भी रहमन है। हम इसी मुल्क के रहने वाले हैं। किसी को अच्छा लगा ये मजहब, वो इस मजहब में चला गया। किसी को ये मजहब अच्छा लगा, वो इस मजहब में चला गया। क्या मजहब की बुनियाद पर इस मुल्क के अंदर आप हमें जीने का हक नहीं देंगे? दरअसल जिस दिन से लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश हुआ है, उसी दिन से मुसलमानों में इसे लेकर भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया था। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। इसके बाद सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक के लिए जगदंबिका पाल के नेतृत्व में जेपीसी का गठन किया। जेपीसी में लोकसभा में 21 और राज्यसभा से 10 सदस्यों को हिस्सा बनाया गया। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी को अब तक ईमेल के जरिए 90 लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं। साथ ही करीब 70 या 80 बॉक्स से लिखित सुझाव भी आए हुए हैं। बिल को लेकर अब तक जेपीसी की कई बैठकें हो गई हैं, लेकिन मामला सुलझता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। जमीयत और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जमकर इसका विरोध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वक्फ बिल पर बदलाव की कोशिश बेहद खतरनाक है। बिल पास हुआ तो मस्जिद से लेकर मदरसों का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। हिंदुस्तान में जितने मजहबी मकासद के लिए जो अमलाक हैं, उनके लिए उन इदारों के कानून मौजूद हैं कि उसी मजहब के मानने वाले उसका इंतज़ाम करेंगे। गुरुद्वारा का सिख करेंगे, मंदिरों का हिंदू भाई करेंगे, ये ईसाई भाई वो अपने इदारों का करेंगे। लेकिन इस कानून में आप देखिए कितनी बड़ी ज़्यादती है कि वक्फ जो खालिस एक इस्लामी इदारा है और मुसलमानों का नहीं है, बल्कि ये एक इबादत से जुड़ा हुआ इदारा है, इसको इसमें इसकी मैनेजमेंट में, इसकी इंतज़ामिया में मुसलमान होने की शर्त ख़त्म कर दी गई है। वक्फ काउंसिल में एक अच्छी खासी तादाद गैर मुस्लिम लोगों की हो सकती है। वक्फ बोर्ड में भी गैर मुस्लिम भाइयों की हो सकती है। वक्फ ऑफिसर के लिए भी मुसलमान होने की शर्त ख़त्म कर दी गई है। आप सोचिए, और 2 गैर मुस्लिम तो लाजमी तौर पर उसके मेंबर बनाए जाएंगे। आप गौर फरमाइए कि अगर आपकी मस्जिद हो, आपका मदरसा हो, आपका ईदगाह हो, आपकी कोई मजहबी प्रॉपर्टी हो और उसका इंतज़ाम गैर मुस्लिम भाइयों के हाथ में हो, तो क्या वो इन इदारों का तक़द्दुस और इनकी अज़मत और इसके मकासद को कायम रख सकेंगे? तो मेरे भाइयों, इतना ख़तरनाक ये तरमीमी बिल है कि अगर खुदा न खास्ता ये पास हो गया तो हमारे लिए मुल्क भर में जो हमारी दीनी शनाख्त और दीनी मकासद की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब उनका वजूद खतरे में पड़ जाएगा। वक्फ बिल को रोकने के लिए मौलाना मोदी के अलायंस पार्टनर्स पर डोरे डाल रहे हैं। जमीयत की तरफ से मोदी के सहयोगियों से वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने की अपील की जा रही है। बिहार के सीएम और एनडीए के अहम साथी नीतीश कुमार, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और एलजेपी रामविलास पासवान के चिराग पासवान से यह अपील की जा रही है कि वो इस बिल का विरोध करें। जमीयत ये भी तर्क दे रहा है कि मोदी सरकार जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ पॉलिसी बना रही है, उसी का ये नतीजा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। उसे सरकार चलाने के लिए नायडू और नीतीश की बैसाखी की जरूरत है। आपने जिस सियासत को इख्तियार किया, आप 2 इलेक्शन पहले देखिए किस कुव्वत के साथ बीजेपी आई थी। आपने जिस पॉलिसी को इख्तियार किया, सेकुलरिज्म को आग लगानी चाहिए, उसका नतीजा इस इलेक्शन में क्या हुआ? बीजेपी हार गई। मैं कहता हूं
कि अगर चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी न होती और उधर नीतीश कुमार की बैसाखी न होती तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी। क्यों हुआ? वो जो 14 साल पहले इतनी कुव्वत के साथ आई थी कि लगता था किसी दूसरी जमात का चिराग ही नहीं जल रहा है, वो चिराग आज बुझ कैसे गया? इस पॉलिसी की वजह से। मुल्क की पॉलिसी अगर भाई भाई की होगी, मुल्क जिंदा रहेगा। एक बाप की औलाद 5, 4, 3 अगर प्यार और मोहब्बत के साथ रहेंगे वो घर आबाद रहेगा। अगर दुश्मनी होगी सब बर्बाद हो जाएंगे। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ नीतीश और नायडू को अपने पाले में लाने के लिए जमीयत मुहिम चलाने जा रहा है और इसी महीने की 24 तारीख को पटना में एक बड़ी रैली होगी। जमीयत दावा कर रहा है कि इसमें नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। वहीं अगले महीने यानी कि 15 दिसंबर को आंध्र प्रदेश में भी जमीयत एक बड़ा सम्मेलन करेगा जिसमें 5 लाख मुसलमान होंगे। आज जमीयत के सम्मेलन में पहुंचे टीडीपी के उपाध्यक्ष नवाब जान ने भी ऐलान कर दिया कि आंध्र प्रदेश में होने वाले जमीयत के प्रोग्राम में सीएम नायडू भी शिरकत करेंगे। नवाब जान ने मुसलमानों को भरोसा दिया कि नायडू इस बिल का विरोध करेंगे। आप सब लोगों को मैं इस समय बताना चाहता हूं, हमारे वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू साहब एक सेक्युलर माइंड के आदमी हैं। उसका मिसाल बोलता हूं मैं, उन्होंने कभी स्टेज में हंदे एक ही बात बोलते, हिंदू मुसलमान मुझे दोनों आंखें के बराबर है। एक आंखी को मार लगा तो पूरा जिस्म को तकलीफ होता, मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। दोनों को एक ही नजर से देख के मैं आगे ले जाने में काम करता हूं बोल को हर प्लेटफॉर्म में भी हमारे वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू साहब बोलते आ रहे हैं, करते भी आ रहे हैं। ऐसा इंसान हमारा वजीर आला जो मुसलमानों को कुछ नुकसान पहुंचने की बिल पर उन्होंने किसी हालत में भी उन्होंने उसे लागू नहीं होने देंगे। आज ये अमेंड बिल कमेटी भी आज आगाज होगा तो हमारे वजीर आला चंद्रबाबू नायडू का उनका सोच है, इसमें सोचिए, राय मशवरा लो, ये कमेटी डाल के और इसे क्या है पूरे देश में फिर कर सर्वे कर लोगों की राय मशवरा लेकर उसके बाद बात करेंगे बोल के फिलहाल उन्होंने कमेटी के नाम से रोक दिया है। चंद्रबाबू नायडू साहब ने किसी हालत में भी आप बेफिक्र रखिए, उन्होंने जरूर से जरूर ये बिल रोकने की कोशिश करेंगे। जो अपने हमारे लोगों की जो ख्यालात है वो ख्यालात को इज्जत देकर उन्होंने उसके ऊपर अच्छे पकड़बंदी से काम भी होता। वैसे आज जमीयत के सम्मेलन में मौलाना अरशद मदनी ने एक और अहम बात कह दी है। मदनी ने मोदी सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन की नीति को सही माना और कहा कि हमने चुनाव में इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया और उसकी जीत हुई है। आप इस्लाम और मुसलमान की मुखालफत करें और उसे बर्बाद करें, ये चीज नहीं चलेगी। मैं इस सिलसिले के अंदर जो गठबंधन की पॉलिसी है मैं उसको अच्छा समझता हूं। एक तरफ तो ये किरदार है गवर्नमेंट का जो आपके सामने पेश किया जा रहा है, दूसरी चीज इलेक्शन के दबाने के अंदर जो इंडिया गठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो शाये किया, मेरे पास ये चीज पहुंची कि राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि हमारी हुकूमत अगर बनेगी तो हम हर अक़लियत को अपने मजहब के ऊपर चलने की आज़ादी देंगे। मैंने उनकी इस बात को कद्र की नजर से देखा और मैंने ऐलान किया कि इस ऐलान के बाद मुसलमान को उस गठबंधन की जिसमें रहकर उसको आज़ादी मिलती है अपने मजहब की, उसको वोट देना अपने दीन की हिफाजत के मुरादिफ है। और मुझे बड़ी खुशी है
कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एकजुट होकर के गठबंधन को वोट दिया और गठबंधन इस तरह से आगे निकला और बीजेपी हार गई। जमीयत मुसलमानों को वक्फ बिल के नाम पर एकजुट करने की कोशिश में लगा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर पॉलिटिक्स पीक पर हो गई है। समाजवादी पार्टी की प्रिंटिंग प्रेस में रोज नए नए पोस्टर भी छपने लगे। योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को मैच करते हुए नई नई टैगलाइंस के साथ साथ नए नए पोस्टर्स भी रिलीज हो रहे हैं। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जबरदस्त पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के पोस्टर्स का जवाब बीजेपी शब्दों में दे रही है। अखिलेश की पार्टी की तरफ से लखनऊ में आज नए पोस्टर्स लगाए गए, जिसमें सीधे योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाया गया। पोस्टर में लिखा है कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। पोस्टर महाराजगंज के सपा नेता अमित चौबे की तरफ से लगाया गया है। दरअसल यूपी के चुनावी दंगल में बटेंगे तो कटेंगे के नारे का असर नजर आने लगा है और यही वजह है कि अखिलेश यादव बार बार उसे काउंटर करने के लिए नए नए नारे लेकर आ गए। नए नारे में पहली बार सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाकर पोस्टर जारी किया गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ वाला ये पोस्टर यूपी के राजनीतिक मैदान में लगातार गरमाता जा रहा है। समाजवादी पार्टी हर दिन एक नया पोस्टर लेकर सामने आ रही है, जिसको लेकर यूपी में सियासत बढ़ती जा रही है। अब आपको समाजवादी पार्टी के पोस्टर्स की पूरी टाइमलाइन हम बता रहे हैं। सबसे पहले याद कीजिए 23 अक्टूबर को लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर पोस्टर लगा, जिसमें लिखा गया 27 का सत्ताधीश, और उसके 2 दिन के बाद 25 अक्टूबर को एक और नया पोस्टर लगाया गया, जिसमें लिखा गया 27 के खेवनहार। फिर 3 दिन बाद 28 अक्टूबर की बात करें तो उस दिन सपा दफ्तर के बाहर एक और नया पोस्टर नजर आया, जिसमें लिखा था ना बटेंगे ना कटेंगे। 2 दिन बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से एक और नया पोस्टर आ गया। 30 अक्टूबर को पोस्टर में लिखा गया ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। अब देखिए महीना बदला, नवंबर आया तो 1 नवंबर को एक नया पोस्टर आया, उसकी टैगलाइन भी बदल गई, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इसके बाद आज भी पोस्टर वॉर में एक नया पोस्टर जुड़ा, जिसमें सीधे योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया गया और लिखा गया मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। समाजवादी पार्टी के पोस्टर वॉर पर आज योगी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को जवाब दिया। केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश बौखलाए हुए हैं और 9 की 9 सीट उपचुनाव में हारने वाले हैं। श्री अखिलेश यादव जी स्वयं गहरे तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस ने उनका साथ छोड़ दिया है और कांग्रेस ने महाराष्ट्र और झारखंड में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया है, तो इसलिए वो स्वयं तनाव में है। श्री अखिलेश यादव जी जो उपचुनाव हो रहा है उसमें 9 की 9 सीटें हार रहे हैं, इसलिए बौखलाए हैं। लेकिन मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि यह 2027 में तीसरी बार भाजपा सरकार की मजबूत नींव डालने का चुनाव है और जनता पूरी तरह से भाजपा को जिताने का मन बना चुकी है। उपचुनाव से पहले आखिरकार उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर क्यों चल रहा है, समाजवादी पार्टी का इसके पीछे का मकसद क्या है, अब ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी उपचुनाव के बीच पोस्टर के जरिए अपने समर्थकों में उत्साह भरने की कोशिश कर रही है। वहीं सपा का जो दूसरा मकसद है वो ये है कि पोस्टर्स के जरिए ये दिखाना कि वो योगी सरकार को लगातार चुनौती दे रही है। इन पोस्टर्स को योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे का जवाब माना जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यूपी में उपचुनाव से पहले पोस्टर वॉर तो चल रहा है, तो मायावती भला अब कैसे पीछे रहती। मायावती की भी अब इसमें एंट्री हो गई है। योगी के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में मायावती ने बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे का नारा दे दिया है। इसके साथ ही मायावती ने सपा और बीजेपी दोनों को टारगेट किया है। जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है, जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे वे सुरक्षित भी रहेंगे। प्रदेश की जनता को इनके ये हवाई नारों व पोस्टरबाजी आदि के चक्कर में बिल्कुल भी
नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए अपनी कमियों की वजह से ही अब बीजेपी के लोग ये नारा लगाकर उपचुनाव में वोट मांग रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा लगाकर वोट मांग रहे हैं, तथा वही सपा के लोग भी ये नारा लगाकर वोट मांग रहे हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जबकि इनकी आड़ में ये दोनों पार्टियां यहाँ के लोगों को केवल गुमराह कर रही हैं। मायावती तो उत्तर प्रदेश में राजनीति करती हैं, लेकिन योगी के नारे की गूंज अब बिहार में भी सुनाई देने लगी है। तेजस्वी यादव ने जब आज बटेंगे तो कटेंगे नारे पर सवाल किया गया तो उन्होंने बीजेपी को जमकर टारगेट किया है। तेजस्वी ने क्या कहा है, सुनिए आप खुद ही। ये तो सुनने में नफरत भरा लगता है। पूरी तरीके से ये सब नफरत फैलाने की बात होती है। इनके मुंह से कभी पढ़ाई की बात नहीं हो सकती, कभी चिकित्सा की, स्वास्थ्य की बात नहीं हो सकती, नौकरी बेरोजगारी की बात नहीं हो सकती, महंगाई गरीबी की बात नहीं हो सकती। इनके मुंह में इतना जहर है, केवल जहर ही उगलना इन लोगों का काम है। वो जहर उगलते रहे, हम लोग जनता के बीच रह के जनता के मुद्दे को उठाएंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे और जनता को जीत दिलाएंगे। ये सब केवल अब लोग ड्रामा नौटंकी इन लोगों का समझ चुके हैं कि पूरी तरीके से बांटने का काम कौन कर रहा है, तोड़ने का काम कौन कर रहा है, नफरत और जहर फैलाने का काम कौन लोग करते हैं, कौन लोग हैं जो सत्ता में बैठ करके केवल जो है विकास का काम नहीं विनाश का काम कर रहे हैं। आखिरकार योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या नारा दिया था कि ऐसा क्या बोल दिया गया था कि सपा की तरफ से पोस्टर छपने बंद नहीं हो रहे हैं। योगी का नारा अब आपको याद दिला देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में एक कार्यक्रम में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का जिक्र किया था। योगी ने कहा था कि आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वे गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा पर पहुंचेंगे। इसके बाद ये नारा बीजेपी ने काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया और समाजवादी पार्टी के पोस्टर वॉर की शुरुआत अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर हुई, जिसमें सबसे पहले यह लिखा गया था कि 27 का सत्ताधीश। योगी का नारा बटेंगे तो कटेंगे ऑल इंडिया ट्रेंड कर रहा है। योगी की लाइन लेंथ पर ही असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता झारखंड में प्रचार कर रहे हैं। हिमंता ने अपनी रैली में क्लियर कट कहा कि झारखंड में एक विशेष समुदाय अपना वोट नहीं बांटता है, पूरा जेएमएम को वोट करता है। सनातन को बचाने के लिए हिंदुओं को भी अपना वोट बंटने नहीं देना चाहिए। झारखंड में एक विशेष समुदाय है, उनका वोट नहीं बांटते हैं। ये समुदाय पूरा की पूरा वोट किसको देते हैं? जेएमएम को देते हैं, कांग्रेस को देते हैं और लालू प्रसाद यादव को देते हैं। लेकिन हमारे जो हिंदू का वोट है, सनातन का जो वोट है, हम ये वोट किसी को 2%, किसी को 10%, किसी को 20% देता हो, हमारा वोट बच जाते हैं और ये विशेष समुदाय का वोट एक भी नहीं बांटते हैं और कांग्रेस पार्टी जेएमएम जीत जाते हैं। हमारे झारखंड में अगर हम सनातन संस्कृति को बसाना है, अगर हिंदू झारखंड में गर्व से रहना है, तब हमें हमारा वोट भी बंटवाना नहीं है, हम एक रहना है। अगर हम एक रहेगा तब हम सेफ रहेगा, अगर हम एक नहीं रहेगा हम सेफ नहीं रहेगा। अगर हम लोग हिंदू बच जाता हो तो फायदा किसका होगा? आप लोग खुद समझिए। आज राहुल गांधी को हमें बताना है कि हम हिंदू बांटने वाला नहीं है, हम हिंदू एक है और हम हिंदू एक रहेगा। ये बात आज हमें उनको बोल देना है। भाई और बहनों, आज आप देखिए, हिंदू जब एक रहता है, हिंदू सब कुछ कर सकता है। 500 साल का बाद राम जन्मभूमि में दीपावली हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? आज हिंदू ने बाबर का जगह में राम मंदिर बनाया कि नहीं बनाया? जब हिंदू एक साथ रहता है, हिंदू सब कुछ कर सकता है।
अगर हिंदू एक साथ रहेगा तो भारत विश्व गुरु भी बनेगा और हमारा सनातन संस्कृति भी बचेगा। लेकिन अगर हिंदू बांटेगा, ये आलमगीर आलम, इरफान अंसारी जैसा व्यक्ति हमारा ऊपर राज करेगा। हिमंता झारखंड में बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता आलमगीर आलम और इरफान अंसारी को करप्शन के मुद्दे पर घेर रहे हैं। तो इरफान अंसारी ने झारखंड के जामताड़ा में प्रचार के दौरान खुद को हनुमान बता डाला। इरफान अंसारी ने बीजेपी को किस तरह से ललकारा है, आप खुद ही सुनिए। लोग कहते हैं इरफान अंसारी को बजरंग बली बोलते हैं, लोग बोलते हैं इरफान अंसारी हनुमान की तरह है। तो निश्चित तौर पर आज मैं कहना चाहता, भाजपा वाले सुन लो कान खोलकर, ये हनुमान की सेना, ये बानर सेना मैंने यहाँ खड़ा किया है, ये बानर सेना मैंने खड़ा किया है। यहाँ मेरे हर सुख सुख में अब कोई मुकाबला करेगा तो बानर का सेना मुकाबला करेगा। आज आप टकरा दो भाजपा के लोग। असम के मुख्यमंत्री हिमंता हमेशा से हिंदुत्व की खुलकर बात करते रहे हैं। हिमंता ने अब तो हिंदुओं को चुनाव में एकजुट होने के लिए भी बोल दिया। आज दिल्ली में जमीयत उलमाए हिंद के सम्मेलन में भी हिमंता का जिक्र हुआ। अरशद मदनी ने हिमंता के लिए क्या कहा, कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, सुनिए जरा। सारे मुल्क से अलग, सारे मुल्क में मर्दमशुमारी में हिंदुस्तानी होने के लिए 51 की है, मगर सब पार्टियों के दस्तखत हैं उसके ऊपर। आसाम के अंदर 51 नहीं 71 होगी। अब आप देखिए, जो फिरका परस्त, और मैं कहता हूं बबांगे दोहल कहता हूं कि आसाम के चीफ मिनिस्टर का किरदार बदबूदार किरदार है, खराब किरदार है, मुसलमान को दफन करने का किरदार है। वो ये कहता है कि आसाम के सिवा आसाम के अंदर मर्दमशुमारी 71 नहीं, जैसे सारे हिंदुस्तान में 51 है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब छठ महापर्व की बात करेंगे। छठ महापर्व से पहले देश के अलग अलग रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ रही है। यूपी बिहार के लोग अपने घरों को जाना चाह रहे हैं। यूपी बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन पर हालात विकट बन गए हैं। हजारों की भीड़ एक साथ आने के चलते रेलवे के सभी इंतजाम नाकाफी नजर आने लगे हैं। दिल्ली के सभी स्टेशनों पर भारी भीड़ हो गई है। मुंबई से लेकर गुजरात और रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म्स पर पैर रखने की जगह नहीं बची है। सूरत में हालात बार बार आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। उधना रेलवे स्टेशन पर एक साथ 25 से 30 हजार की भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसे में पुलिस के लिए हालात काफी चैलेंजिंग हो गए। रेलवे प्रशासन यात्रियों को सुरक्षित ट्रेन में बैठने के लिए इंतजाम कर रहा है। 7000 से ज्यादा ट्रेनें त्योहार के सीजन में रन कर रही हैं। कल खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हालात का जायजा लेने के लिए नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और यहां पर भी भारी भीड़ नजर आई। रेलवे की तरफ से कई स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं ताकि जो छठ महापर्व में जो लोग अपने घर जा रहे हैं आसानी से जा सकें। अब सबसे पहले आपको सूरत की उधना रेलवे स्टेशन की तस्वीर में दिखा रही हूँ। यहाँ हालात कंट्रोल से बाहर हो गए। हजारों की भीड़ एक साथ रेलवे स्टेशनों पर उमड़ रही है। स्टेशन के बाहर कई किलोमीटर लंबी कतारें लगी हुई हैं। प्रवासी मजदूरों की तादाद सबसे ज्यादा है। ज्यादातर लोगों के पास कंफर्म टिकट भी नहीं है और ऐसे में त्योहार स्पेशल ट्रेनों के आसरे है। छठ पर घर जाने के लिए लोग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। दिन हो या रात, यहाँ भीड़ कभी भी कम नहीं हो रही है। रेलवे स्टेशन के बाहर से यात्रियों की लंबी लाइन लग रही है। रेलवे प्रशासन, आरपीएफ, जीआरपी और सूरत शहर की पुलिस की मदद लेकर यात्रियों को कतार लगाकर ट्रेन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं सूरत के उधना स्टेशन पर। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हो, ये जो प्रवासी मजदूर है अपने परिवार के साथ यहाँ पर घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। करीब करीब टिकट लेने में उनको करीब 5 से 6 घंटे का टाइम लगता है। साथ में टिकट लेने के बाद भी अगर उनको ट्रेन में बैठना है तो उसके लिए भी उनको 3-4 घंटे का टाइम लगता है। कितनी आप देख सकते हो, ये इनकी जो हालत है, उनका हाल बेहाल हो गया है।
कितने बच्चों महिलाओं के साथ यहाँ पर सफोकेशन के कारण कितनी महिलाएं बेहोश भी हो चुकी है। देख सकते हैं ये जो मजदूर है हज़ारों की तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुए, करीब करीब 1.5 किलोमीटर की लाइन यहाँ पर लगी है और साथ में 15,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। पुलिस प्रशासन रात को करीब 9 बजे से यहाँ पर उपस्थित है और हर पैसेंजर को, हर यात्रियों को सलामत रेलवे स्टेशन के अंदर तक भेजने का काम करते हैं। ये हर साल की तरह हर साल ये पूरा जो मामला है, प्रशासन कितने भी दावे करे कि हम इतनी ट्रेन दौड़ाएंगे या इतने प्रवासियों को भेजेंगे, पर वो भी नाकाफ़ी है और प्रवासियों का हाल बेहाल हो रहा है। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ के चलते कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। कई महिलाएं चक्कर खाकर गिर गईं, जिन्हें प्रशासन की मदद से इलाज मुहैया कराया गया। भारी भीड़ से बच्चों और महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लाइन में लगने की वजह से चक्कर आ रहा है। 11:30 बजे रात से। हाँ। मेरे को बिहार जाना है। बिहार कुछ नहीं, सब देह पे चढ़ गया, ऊपर से पैसा वैसा सब चला गया, टिकट विकट सब चला गया, सामान वामान कुछ नहीं बचा मेरे को। बच्चा कहाँ चला गया? वो आगे था, आगे में निकल गया कहाँ न कहाँ, कुछ पता नहीं है। बच्चा तो मिल गया ना अभी? हाँ, ट्रेन के पास बोला है, ट्रेन के पास चला गया है। बच्चा आए हो यहाँ? मैं पहली बार आया है मेरा बच्चा है। अभी इतना देर 4-5 बजे से ऐसा हो गया है। सर, ट्रेन में जाने में इतनी गर्दी हो रही है, सब भूसे जैसे जा रहे हैं, गिरते पड़ते लोग, कैसे इतनी मुसीबत में हम लोग जाएंगे? हम लोग को जाने में कितनी दिक्कत हो रही सारी। क्या सुविधा चाहिए आपको? ट्रेन और भी चलना चाहिए सर, यही सुविधा चाहिए। लोग कितने परेशान हो रहे हैं, रात से कल दोपहर से लाइन लगाए तब भी सीट नहीं मिल रही। उधना रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ को मैनेज करना सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। पुलिस प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए धक्का मुक्की तक हो रही है। 15,000 के आसपास लोग थे। कल रात 9 बजे से हम लोग खड़े हैं और पब्लिक कल रात 9 बजे से आना स्टार्ट हुई है। पूरी रात से लोग इधर है और अभी गाड़ियाँ मॉर्निंग से लग रही है। जैसे जैसे ट्रेन लगती है सबको अंदर बिठा रहे और पूरा अभी पुलिस बंदोबस्त लगा है और एकदम शांति है। सर, आपको भी तो काफ़ी दिक्कतें हो रही होगी इतनी पब्लिक को हैंडल करने के लिए। हाँ, इतनी सारी पब्लिक एक साथ आ रही है तो सबको समझाने में और बिठाने में दिक्कतें आ रही है, पर लोग समझ रहे, कोऑपरेट कर रहे हैं और पूरा काम चल रहा है। दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशन पर इस वक्त बहुत ज्यादा भीड़ है और सारे रेलवे स्टेशन फुल नजर आ रहे हैं। दिल रखने की जगह नहीं है। आनंद विहार और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्राउड सबसे ज्यादा उमड़ रहा है। आनंद विहार में रेलवे स्टेशन के बाहर कई किलोमीटर लंबी कतार लगी है। यहाँ पर भी स्पेशल इंतजाम किए गए हैं, लेकिन वो भी भीड़ के आगे नाकाफी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हम आनंद विहार से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पैर रखने की जगह स्टेशन के बाहर भी नहीं है। देखिए, लगातार कतारों में यात्रियों को लगाया जा रहा है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 कतारें बनाई गई है। सभी गेट जो अंदर जाने के लिए है आनंद विहार के, वो उस समय कतारों से लदे हुए हैं। यात्री किसी न किसी तरीके से अपने घर जाना चाहते हैं। खासकर ये यूपी बिहार की तरफ जाने वाले यात्री हैं, क्योंकि आनंद विहार से बिहार की तरफ जाने के लिए कई ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इंडियन रेलवे के मुताबिक 3 नवंबर को यानी आज 188 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, क्योंकि भीड़ बढ़ रही है। त्योहार का समय है, छठ के लिए हर कोई अपने घर जाना चाहता है। और आप देखिए कि बाहर पुलिस व्यवस्था को भी बढ़ाया गया है। प्रशासन ने पुलिस बल को बढ़ाया है। आरपीएफ के जवान बाहर तैनात किए हैं ताकि कोई भी भगदड़ जैसी स्थिति न हो और सही तरीके से सभी को कतारों के माध्यम से अंदर भेजा जाए। हालांकि उनसे टिकट चेक
किया जा रहा है। जिनकी ट्रेन केवल 1 से 2 घंटे बाद है उन्हें ही अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। बाकी यात्रियों को बाहर रोका जा रहा है ताकि स्टेशन के अंदर भीड़ ना हो, भगदड़ जैसी स्थिति ना हो। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, जहां तक हम जाएंगे वहां तक ये ऐसी ही कतारें हैं। ये केवल स्टेशन के गेट पे नहीं है, एंट्री गेट पे नहीं है, ये कतारें आनंद विहार मेट्रो से आनंद विहार रेलवे स्टेशन तक है। और जो यात्री विश्राम गृह है वो भी पूरी तरीके से भर चुका है। जो पंडाल रेलवे ने बाहर बनाया है वहां पे भी जो है वो पूरा फुल हो चुका है। यात्री ही यात्री हैं। कई यात्रियों की ट्रेन शाम को है जो अभी से वो स्टेशन पे इंतजार करने आ गए हैं। कुछ ट्रेन लेट भी चल रही है, जिस कारण अचानक से इस समय आनंद विहार जो रेलवे स्टेशन है वहां पे भीड़ एकदम से बढ़ चुकी है। लगातार आरपीएफ के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि कोई भी भगदड़ जैसी स्थिति स्टेशन पे ना हो और आराम से सभी यात्रियों को स्टेशन के अंदर एंट्री मिल जाए। रेलवे की ओर से देश भर में 7,296 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए खास इंतजाम भी किए गए। यहां से यूपी, बिहार, झारखंड के लिए सबसे ज्यादा ट्रेनें चलाई जा रही हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए 12,000 वर्ग फीट में पंडाल लगाया गया है। महिला पुलिस हेल्पलाइन सेंटर भी बनाया गया है। लोगों को दिक्कतें ना हो इसके लिए पंखे और कूलर्स भी लगाए गए। अभी टिकट कहाँ कन्फर्म, जनरल से जाएंगे। अब घर जाना था त्योहार में तो रिजर्वेशन नहीं कराया पहले? नहीं हो पाया ही नहीं रिजर्वेशन। कितने महीने से ट्राई कर रहे थे? मैं 1 महीने 2 महीने से ट्राई कर रहा था, नहीं बना। कल भी कराया, तत्काल नहीं हो पाया। तत्काल भी नहीं मिला? नहीं मिला। तो अगर नहीं मिली जनरल में जगह तो हम देख रहे हैं कि यात्री शौचालय में जा रहे हैं, खड़े खड़े जा रहे हैं। आप भी वैसे जाएंगे? नहीं ऐसा नहीं, कोई बात है, मिल जाएगा, जगह मिल जाएगा। मिल जाएगा। उम्मीद है कि कुछ यात्री जो जनरल से सफर करेंगे उन्हें। कहाँ जा रहे हैं अंकल जी? बिहार। बहुत सामान है? नहीं, कहाँ है? टिकट कंफर्म है? 3 महीना भी पूरे 3 महीने पहले कराया था तब टिकट मिला? पहले करा के रखे थे। पहले करा के रखा था, लेकिन अभी आज स्टेशन पे बहुत भीड़ ज्यादा है। हाँ, क्या कीजिए, जाना तो है, पर्व है, छठ पर्व है। छठ पर्व है। देखिए त्योहार का समय, हर कोई अपने। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग बिहार जा रहे हैं छठ मनाने। टिकट कंफर्म है? कंफर्म है जी। कितने महीने पहले कराया था? 4 महीने पहले कराया तो हुआ कंफर्म। 4 महीने पहले जी। पता था कि हर साल यही होता है? हर साल यही होता है जी। इस बार अभी तो सीट मिल जाएगी? अभी सीट मिल जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा बहुत दिक्कत है कि किसी तरह कष्ट करके जाना पड़ता है हर साल छठ मनाने के लिए। को हर साल छठ के लिए घर जाना होता है। उन्हें ये तस्वीरें हर साल के लिए उनके लिए है, कोई नई बात नहीं है छठ पे इतनी भीड़ होना। इसीलिए 4 महीने पहले यात्रियों ने अपना रिजर्वेशन करवा लिया था। भैया जी कहाँ जा रहे हैं? बिहार जा रहा हूँ। बिहार जा रहे हो, रिजर्वेशन है? जी नहीं, जनरल है। जनरल में जाओगे? जनरल के तो बहुत बुरे हाल है। अब क्या करे, जाना तो पड़ेगा ना मैम।